नमस्कार दोस्तों। तो ये है वीडियो नंबर 2 मॉडर्न हिस्ट्री की और आधुनिक बात जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये पीडीएफ आपको मिल जाती है और उसके लिए व्हाट्सएप करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिटेल देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं, रिवॉल्यूशन एरा क्रांति युग करने वाले हैं। देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं और ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जितने भी इंडिया लेवल की एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज बीपीएससी स्पेशल। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो यहाँ से सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार सीजीएल, बीपीएससी और झारखंड के सभी एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले देखिए इसमें एमसीक्यूज भी हम करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यूज भी लगाएंगे। चलिए, रिवॉल्यूशन एरा। ठीक है, रिवॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना हमें, तो अमेरिका की क्रांति पढ़नी है, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। एक्चुअल में इन्हीं क्रांति को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे भारत पे पड़ा है, पूरे विश्व पे पड़ा है, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे क्रांति। क्रांति का दूसरा वर्ड हूल भी बोलते हैं इसको। अब झारखंड में यूज करेंगे तो हूल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो हूल भी इसे कहते हैं क्रांति को। इसे इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्रांति एक्चुअल में होता क्या है, जिंदगी में यदि मानव जीवन में आमूलचूल कोई परिवर्तन हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रांति। ठीक है, आमूलचूल का मतलब क्या होता है कि रेडिकल चेंज, मतलब कि बहुत ही अचानक सडन तरीके से हो या काफी लॉन्ग टाइम में भी ये हो सकती है। मतलब कि कोई परिवर्तन, जैसे कि सामाजिक आर्थिक यदि शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण हो रहा है, तो उसमें कोई यदि परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए समाज में किन्हीं लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, राजनीतिक अधिकार, आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, आपको पार्टी बनाने का अधिकार नहीं मिल रहा, आपको अपना जो है यहाँ पे सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिल रहा है। यदि ये अधिकार आपको मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, आपने क्रांति करी है, क्रांति हो रही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो 18वीं शताब्दी को क्रांति युग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये 18वीं शताब्दी के कालखंड में हुई थी, उसी के दौरान हुई थी। चाहे हम लोग बात करें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, चाहे हम लोग बात करें फ्रांस की क्रांति, चाहे हम लोग बात करें औद्योगिक क्रांति, इसलिए 18वीं शताब्दी को क्रांति का युग कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगली हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। देखिए अमेरिका की हम लोग बात करें तो दिस इज वर्ल्ड मैप और अमेरिका आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए यूनाइटेड स्टेट रेड जो दिख रहा है अलास्का का क्षेत्र, तो दिस इज द पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यूएसए का ये पार्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो अमेरिका महाद्वीप की जब खोज हुई, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिगो ने कैसे खोज करी, उसमें कोलंबस का क्या रोल था। ठीक है, तो अमेरिका महाद्वीप की जब खोज हो गई तो यहाँ के यूरोप के जो लोग हैं यहाँ पे आए और वो यहाँ पे स्थायी रूप से बस गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, 1607 से लेकर 1733 के बीच अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश जो है कॉलोनीज बनानी स्टार्ट करी। 13 उपनिवेश। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कितने उपनिवेश बनाए, तो 13 उपनिवेश बनाए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया, इंग्लैंड ने यहाँ पे मतलब अमेरिका में शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या होती थी, अमेरिका के जो लोग हैं उनको इंग्लैंड में, मतलब कि जो सरकार इंग्लैंड से चलाई जाती थी। ठीक है, अब इंग्लैंड से सरकार जब चलाई जाती थी तो इंग्लैंड में अमेरिका का कोई भी बंदा वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। ठीक है, और अंग्रेज क्या करते थे, वहां से नियम कानून बना देते थे अमेरिका के लिए, वहां से टैक्स इंपोज कर देते थे, और यहां तक कि अमेरिका में लोग जो है सभी माल को बेच भी नहीं पाते थे। बोलते थे कि हाँ ये आप नहीं बेच सकते। कारण क्या, इंग्लैंड ऐसे माल पे प्रतिबंध लगा देती थी कि उसको देखती थी कि इंग्लैंड से वो प्रतिस्पर्धा ना कर पाए। ठीक है, तो उस पर बैन लगा देती थी, या बैन ना लगा सके तो टैक्स इतना बढ़ा देती थी कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अमेरिका की चीज खरीद ही नहीं पाएंगे। और इंग्लैंड क्या करता था, अपने देश से ला के यहाँ पे जाके बेच देता था सस्ते दर में। तो इस तरह की नीति अमेरिका के खिलाफ जो है वो इंग्लैंड अपना रहा था। इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो उपनिवेश है, जो कि हम लोग बात करें 13 उपनिवेश, वो भड़क गए। ठीक है, और उन्होंने विद्रोह किया। और इसमें जॉर्ज वाशिंगटन काफी इंपॉर्टेंट नाम है, और थॉमस जेफरसन, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है जो कि फादर ऑफ अमेरिका है। फादर ऑफ जो है यूएसए के नाम से इन्हें जाना जाता है। यदि हम लोग बात करें जॉर्ज वाशिंगटन जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, और थॉमस जेफरसन, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आगे इन्होंने क्या रोल प्ले किया है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उपनिवेश जो है 13 उपनिवेश क्या हुए, इकट्ठे आ गए, एक साथ मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर दी। और जिसका नेतृत्व किसने किया, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। एक्चुअल में जॉर्ज वाशिंगटन में बात करें तो आर्मी मैन थे वो, काफी स्कॉलर थे वो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये जॉर्ज वाशिंगटन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति।
उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है बॉस्टन टी पार्टी। अब क्या होता है देखिए, यहां तक हमने समझा कि अमेरिका ने जो है, अमेरिका के उपनिवेशों ने कहा, आप यहाँ पे बार बार उपनिवेश कर रहे हैं। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई एक देश है जैसे इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या हो रहा था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा तेजी में था। वहां पे मशीनें बना दी गई थी, ठीक है। अब मशीनें जब बना दी गई थी, वहां पे रॉ मटेरियल उसको मिल नहीं रहा था। मान लीजिए कोई कपड़ा ही बनाना है, उसको तो कॉटन चाहिए। मान लीजिए और भी कोई चीज बनानी है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल उसको कहाँ से मिलेगा? तो ये रॉ मटेरियल की तलाश में जो है यूरोप के देशों ने, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, सॉरी अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, बहुत सारे जो यहाँ पे जो कंट्री है वो चल पड़ते हैं, और उसी में जो है काफी सारे समुद्री मार्गों की खोज होती है। और उसी में जैसे अमेरिका है, ठीक है, उसके बाद आप भारत देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का एरिया तो भारत के अंदर ही आता था। तो इस तरह के बहुत सारे उपनिवेश जो है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इस तरह के उपनिवेश बनाए गए कि वहां से रॉ मटेरियल लाएंगे और इंग्लैंड में जाके रॉ मटेरियल को ले लेंगे, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल खरीद लेंगे वो सस्ते दामों पर उपनिवेश से, और अपने देश में ले जाएंगे और वहां पे अपनी मशीनों में उसे बना देंगे। मान लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन लेके गए, वो काफी कम कीमत पे लेके गए, और कॉटन वहां पे अपने कपड़ा बना दिया उसने, और कपड़ा मशीनों पे बनती थी तो काफी सस्ती दर में जो है वो बन जाती थी। और वो क्या करते थे, जो उपनिवेश में वो मार्केट भी बनाते थे। एक तो रॉ मटेरियल यहाँ से लिया और मार्केट भी उसने इसको बना दिया। जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, यहाँ के कपड़े बहुत फेमस थे। मगर जैसे ही मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, तो वहां के कपड़े सस्ते होने लगे, और भारत जो है बुनकर लोग बनाते थे, ठीक है, हाथ से बनाते थे, तो वो काफी महंगे होते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी मगर महंगे होते थे। और यहाँ पे मान लीजिए कि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? लोग सस्ती चीज ही खरीदेंगे। हम लोग भी सस्ती चीज ही खरीदते हैं। चाइना आज इतना क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि सस्ती चीज बनाती है वो, इसलिए सस्ती चीजों को खरीदने लगे लोग। और इस तरह से धीरे धीरे जो है अमेरिका, जो इंग्लैंड है, वो काफी प्रॉस्परस होने लगा, समृद्ध होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बॉस्टन टी पार्टी की। अब अमेरिका के उपनिवेशों ने कहा कि एक काम करिए, आप एक तो टैक्स इम्पोज जो आपने किया उसको खत्म करिए या तो कम करिए, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का एक इंग्लैंड में लगाइए, तभी आप अपना जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाइए। मगर अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। जैसे ही अस्वीकार किया, यहाँ पे क्या हुआ कि बॉस्टन एक बंदरगाह है जो कि अमेरिका में पड़ता है। वहां पे क्या हुआ कि जहाज में कई सारे डब्बे में जो है सामान रखा गया था, जिसमें चाय रखा गया था, ठीक है। उस चाय के डब्बों को फेंक दिया गया उसी समुद्र में, ठीक है। लोगों ने जो है फेंकना स्टार्ट कर दिया, अमेरिका के जो उपनिवेश के लोगों ने फेंकना स्टार्ट कर दिया। इसे ही बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1773 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम लोग बात करें। ये आप इसकी पिक्चर देख पा रहे हैं, कैसे ये जो बक्से हैं वो समुद्र में फेंके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, और ये जहाज आप देख पा रहे हैं, दिस इज द शिप। चलिए नेक्स्ट करेंगे, इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच युद्ध। जैसा कि हमने कहा कि इंग्लैंड और उपनिवेश जो है दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और जिसका जो मतलब कि आगे जो है बढ़ के हम लोग बात करें उपनिवेश की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो कौन होता है? तो जॉर्ज वाशिंगटन होता है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आगे लड़ाई होती है, जिसके कारण यहाँ पे 4 जुलाई 1776 को उपनिवेशों ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम लोग बात करें अमेरिका की रिवॉल्यूशन की। सबसे पहला 1776 को घोषणा पत्र कि हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। बट ये घोषणा पत्र है उपनिवेशों के द्वारा, मतलब अभी अंग्रेज उन्हें स्वतंत्र किया नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हो गए। जैसे हम लोग यदि भारत के कंटेक्स्ट में बोले तो 1929-30 के अंदर जो है, आपको पता है रावी नदी के किनारे जो है, आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो जिसके कारण ये 26 जनवरी को हुआ था, जिसके कारण 26 जनवरी बाद में जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो उसी प्रकार से 4 जुलाई 1776 को कहा उपनिवेशों ने कि हम लोग स्वतंत्र हो गए। उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया, मगर अभी वो स्वतंत्र नहीं हुए। तब कब हुए हैं भाई? तो 1783 को इंग्लैंड ने उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ 13 उपनिवेश मिलकर लड़ाई किया, अंग्रेज हार गए। इसलिए 1783 में इंग्लैंड ने उनकी स्वतंत्रता को, उनकी का मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर दिया। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष मतलब कि राष्ट्रपति बने। उसके बाद हम लोग बात करें तो 1789 में इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर यूएसए की जो है स्थापना की। मतलब जो आज अमेरिका आज देख पा रहे हैं, वो 13 उपनिवेशों को मिलाकर ये बनाया गया था, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या क्या एग्जाम में पूछता है सवाल, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम यदि बात करें हमारे भारत की, ठीक है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट।
कौन से आर्टिकल में कहा गया है, क्या ये आर्टिकल 1 में कहा गया है या कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ है। और यदि हम लोग बात करें, यूनियन का यूज किया जाता है भारत के लिए, जबकि फेडरेशन का यूज किया जाता है अमेरिका के लिए। ठीक है, फेडरेशन और यूनियन का दोनों का हिंदी में अर्थ संघ होता है, संघ। ठीक है, मगर दोनों में डिसिमिलरिटीज है, मतलब दोनों अलग अलग चीजें। क्या क्या अलग चीजें हैं? यूनियन का मतलब क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि भारत को राज्यों ने नहीं बनाया है, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया है। मतलब कि हमारे भारत में आज देख रहे हैं कि राज्य हैं कई सारे, ठीक है, तो वो पहले कम राज्य हुआ करते थे, तो उन राज्यों ने भारत को नहीं बनाया, बल्कि भारत ने राज्यों को बनाया है। यूनियन का ये मतलब होता है। साथ ही साथ इसका ये भी मतलब होता है कि यूनियन में यदि कोई कंट्री, मतलब कोई स्टेट आ गया, तो वो फिर अलग नहीं हो सकता उससे। साथ ही साथ इसका ये भी मतलब है कि आपका जो है अपना एक संविधान होगा और आपका अलग अलग फ्लैग नहीं होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग हुआ करता था, मगर अब नहीं है। ठीक है, ये एक अपवाद हुआ करता था एक जमाने में। तो यूनियन का मतलब ये हुआ। मगर यदि हम लोग बात करें फेडरेशन की, जैसे अमेरिका की, अमेरिका में क्या हुआ, जैसे कि हमने कहा कि 13 उपनिवेशों ने अमेरिका का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने 13 उपनिवेशों का, मतलब 13 राज्यों का निर्माण नहीं किया, बल्कि राज्यों ने मिलकर अमेरिका का निर्माण किया। इसे हम कहते हैं फेडरेशन। समझ गई बात? ये पहला मतलब होता है फेडरेशन का। दूसरा फेडरेशन का ये भी मतलब होता है कि ये जो फेडरेशन है, ये जो 13 उपनिवेश है, ये जो 13 राज्य है, ये कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है। इसका ये भी मतलब होता है कि ये जो 13 राज्य आप देख पा रहे हैं, फेडरेशन देख पा रहे हैं, इनका अलग अलग फ्लैग भी होगा। ठीक है, इनका संविधान भी हो सकता है। तो इस तरह से चीजें फेडरेशन के केस में होती है। समझ गए बात? चलिए, उसके बाद में बात करें तो विश्व में पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान को कहा जाता है। आगे हम लोग बात करें तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में फ्रांस की राजक्रांति को प्रेरणा प्राप्त हुई। मतलब कि अमेरिका के बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा 1789 में। जैसे ही 1789 में, ध्यान से सुनिएगा, रिलेट करिए, यूएसए की स्थापना होती है, फ्रांस में जो है ज्वाला, जो है क्रांति की ज्वाला भड़क उठती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग उसी को देखेंगे। तो क्या होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी की और हम लोग बात करेंगे। उसके पहले स्वतंत्रता का घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई थी, जो कि अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका ने कहा कि हम स्वतंत्र हो गए, मगर वो स्वतंत्र हुआ नहीं था। तो ये 4 जुलाई 1776 को आया था। और किसने लाया था, हमने बोला, ठीक है, किसने लाया था कमेंट में बताइएगा, अभी हमने जस्ट बताया था। तो 4 जुलाई 1776 को ये लाया गया। और इसमें क्या कहा गया, तो जैसा कि हमने कहा थॉमस जेफरसन ने ये कहा था। ठीक है, अब इसमें कहा गया था सभी मनुष्य समान है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या कहा गया था, इसमें यही सवाल पूछेगा। सभी मनुष्य समान है, ये कहा गया था। और 3 बातें इसमें कही गई थी। क्या क्या? स्वतंत्रता, ठीक है, लिबर्टी, उसके बाद जीवन जीना और सुख प्राप्त करना। ये 3 बातें इसमें कही गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो इन अधिकारों की उपेक्षा करने वाला शासन को बदलने का अधिकार जो है वो जनता को है। मतलब कि मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई सरकार बनती है, वो सरकार इन मौलिक अधिकारों को, मतलब स्वतंत्रता, जीवन जीना, सुख प्राप्त करना, यदि नहीं प्रदान करती है, तो जनता का अधिकार होगा कि वो शासन को उखाड़ फेंके। इसी तरह का कंसेप्ट आप आगे देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इवॉल्व होता है। और वो कौन कहता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है थॉमस जेफरसन, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। 1789 से 1799 के बीच में ये क्रांति लड़ी गई। हालांकि 1789 का इंपॉर्टेंट है, ये वाला ही एग्जाम में पूछता है। यदि आंसर, मतलब कि ऑप्शन दे दे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 को हुआ था। इसको डिटेल में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्पेस करके एनालाइज फॉर यू डालिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो बनी हुई है। हालांकि इसमें भी हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रांस में क्या हुआ था। लुइस 16 का शासन था, लुइस 16 का शासन था। लुइस 16वें इसको हिंदी में कहते हैं। अब वो इतना निरंकुश था। ठीक है, एक तो अत्याचार करता ही था, और मतलब कि विलासिता में, मतलब कि आराम से जो है वो सोया रहता था। ठीक है, पी पा के एकदम सोया रहता था, उसको कोई मतलब नहीं था किसी से। और जब मन करता था टैक्स बढ़ा देता था। अब होता यह था कि फ्रेंच जो, मतलब कि आर्मी हम लोग बात करें, सरकार जो, मतलब वहां का जो शासक था, उसका इतना ज्यादा बर्डन बढ़ गया था टैक्स वगैरह का, मतलब कि विदेशों से कर्ज वगैरह लेके इतना ज्यादा उस पर कर्ज वगैरह बढ़ गया। उसने क्या किया कि लोगों को बुलाकर जो है अपना टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि फ्रांस में हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के लोग होते थे। ठीक है, 3 स्टेट यहाँ पे होते थे। तो आगे हम लोग उसको देखेंगे कौन कौन सा स्टेट होते थे। तो 3 स्टेट को बुलाया गया, और 3 स्टेट में से पहला जो 2 स्टेट है,
ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 स्टेट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है, तो 3 स्टेट मैं दिखा देता हूँ। जैसे पादरी वर्ग है, मतलब क्लर्जी जो होते हैं, जो बिशॉप वगैरह होते हैं, ठीक है, जो फादर होते हैं, जो चर्च में होते हैं। उसके बाद कुलीन हो गया। उसके बाद कुलीन का मतलब यहाँ पे है कि रईस लोग जो राजा से संबंधित आर्मी वगैरह में जो रहते थे। उसके बाद तृतीय स्टेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। उसके बाद टीचर वगैरह हैं, कोर्ट में कोई लॉयर वगैरह है, किसान है, छोटा मजदूर है। ये पूरा 3 स्टेट में होता था, ठीक है। तो सारा टैक्स यही थर्ड स्टेट वाला देता था, और ये फर्स्ट वाला और सेकंड स्टेट वाला मजा करता था, ठीक है। और जितना प्रिविलेज है, जितना भी मतलब अधिकार है, वो पहला 2 स्टेट को मिला था, फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेट को मिला हुआ करता था, ठीक है। मतलब यही लोग राज करते थे, मौज करते थे। इनकी संख्या भी बहुत कम थी, बहुत कम संख्या थी इनकी, मगर प्रॉपर्टी के मामले बहुत ज्यादा, 80% से ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास थी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब लुई 16 ने क्या किया कि लोगों को बुलाया, इन तीनों स्टेट को लोगों को बुलाया, और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है एक एक लोग को बुलाया गया कि भाई हम क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि टैक्स हम लोग को बढ़ाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, संख्या हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे ज्यादा मेंबर आप लीजिए। मगर लुई 16 ने कहा कि नहीं लेंगे, हम एक ही लेंगे। अब क्या फायदा होता था एक लेने का, समझिएगा। पहला 2 स्टेट वाले को कोई टैक्स देना तो है नहीं, ठीक है, उनको फायदा ही फायदा, मौज ही मौज है, ठीक है। अब जब भी कोई मान लीजिए वोटिंग होगी, तो 3 वोटिंग टोटल होगी, जिसमें से एक और एक, ये दोनों तो देंगे ही, दोनों की तो मौज है, उसको दिक्कत क्या है करने में, ठीक है, टैक्स बनाएंगे, उनको टैक्स थोड़ी देना है। अब एक और एक 2 हो गया, और 2 वर्सेस क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये अगेंस्ट में दे दिया, तो 2 वर्सेस 1 हो गया। तो अंततः जो है वोटिंग तो राजा के ही पक्ष में आएगी, 2 मतलब की मेजोरिटी मिल गई ना, इसका मतलब कोई भी बिल आराम से पास कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये चीज होती थी, और इन्हीं का विरोध जो है थर्ड स्टेट वालों ने किया। और थर्ड स्टेट वालों ने जब इनका विरोध किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मतलब कि राजा ने जो है आनंद फानंद ने बिल पास कर दिया, और यहाँ पे ब्रेड का दाम भी बहुत बढ़ गया था। लोगों की आम जो जिंदगी में ब्रेड जो खाने वाला चीज है, उसका भी दाम इतना बढ़ गया था कि हिसाब से बाहर था, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए थर्ड स्टेट के लोगों ने बाहर गया वो लोग, और रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और इसी में जो है एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज होती है जिसे हम कहते हैं बास्तिल का किला, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि 1774 में लुई 16 राजा बनता है। उस प्रकार से यहाँ पे सारी डेट दे दी गई है, आप पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बास्तिल का किला, ठीक है, बास्तिल में जो है, आगे हमने उस पर बताया है बास्तिल का किला, हमने उसकी पिक्चर भी लगाई है। तो बास्तिल फोर्ट हुआ करता था फ्रांस में, ठीक है, जहां पे जो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे लोग, उनको रखा जाता था, ठीक है। हालांकि उसमें ऐसा कहा जाता था कि जो राजा के विरोध में काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको रखा जाता था। लेकिन ज्यादातर लोग जो है उसमें फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, मतलब कि जो राजा के विरोध बोलते थे उनको रखा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे। बास्तिल पे जो है अटैक कर देते हैं ये थर्ड स्टेट वाले लोग, ठीक है। और अटैक करने के बाद तोड़ फोड़ के बराबर कर देते हैं, वहां से जितना हथियार है उसको लूट लेते हैं, और बाद में लुई 16 को निकाल के उसको सर कलम कर देते हैं, और यहाँ पे एक सरकार बनती है, नेशनल असेंबली बनती है, ठीक है। उसके बाद हालांकि नेशनल असेंबली फिर उतना अधिकार सबको दे नहीं पाती है, देती नहीं है, वो भी जो है शोषण करने लगती है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखेंगे बाद में नेपोलियन बोनापार्ट भी आएगा, और उसमें वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और काफी हद तक सरकार बनी। फिर वो जो है फिर से यहाँ पे फ्रांस का एकीकरण होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हमारे कंटेक्स्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो 1789 का रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा, कितने स्टेट है वो पूछा जाएगा, कितने स्टेट में कौन कौन से लोग थे ये पूछा जाएगा, बास्तिल का जो है वो वाला पूछा जाएगा। तो बास्तिल पे आगे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस में मोस्टेस्कू, वॉल्टेयर एंड रूसो, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है दार्शनिक हुआ करते थे। इनकी विचारधारा, जो विचार को जो है फैलाते थे, उन्हें दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने व्यूज रखते थे। और मॉन्टेस्क्यू का व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सत्ता विभाजन का सिद्धांत इन्हें कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा था सत्ता विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पावर डिवीजन किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसमें क्या कहा गया है, बहुत सिंपल सी बात कही गई थी। देखिए हमारे आज के कंटेक्स्ट में यदि हम लोग बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही कंसेप्ट उन्होंने भी दिया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बातें कही थी मॉन्टेस्क्यू ने, समझ गए बात। चलिए अभी भी वही होता है ना। चलिए उसके बाद रूसा,
रूसो सॉरी रूसो का जनता के सार्वभौम सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उन्होंने एक थ्योरी दी और इसके अंदर क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए लोग जो है वो क्या है, लोग यहाँ पे जन्म मतलब लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने लिए नियम कानून बनाते हैं। मतलब ये जो नियम कानून बनाता है उसी नियम के कानून के अंदर जो है लोग चलते हैं, समाज में रहते हैं। और ये नियम कानून ईश्वर प्रदत्त नहीं है, मतलब भगवान ने वो नियम कानून बना के नहीं भेजा है। ठीक है, जैसा कि मतलब कि यूरोप के लोगों ने क्या कहा था कि बाइबिल में भगवान ने नियम कानून बना के भेज दिया कि जनता जो है शासन करेगी, राजा होगा। मगर रूसो ने कहा कि ना, ऐसा बात नहीं है। बात कुछ ऐसा है कि लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहने के बाद खुद नियम बनाते हैं और उसी नियम के अंदर चलते हैं। मतलब सामाजिक अनुबंध की बात करी थी कि समाज में एक बॉन्ड होगा, उसके अनुसार ये चलेंगे और उसी से वो नियम बनाते हैं। ठीक है, अब ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ये बातें रूसो ने कही थी। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यदि सामाजिक अनुबंध को, मतलब इस नियम कानून को कोई तोड़ता है, मतलब कि लोगों के राइट्स को नहीं मिल पाती है, लोगों के राइट्स यदि नहीं मिल पाती है, तो जनता का ये अधिकार होगा कि ये जो है वो उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो ये कहा था रूसो ने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूसो को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जनक भी कहा जाता है, राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है वोल्टेयर। वोल्टेयर ने सामाजिक विषमता की कड़ी आलोचना की थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग बात करें तो बास्तिल की पराजय। तो बास्तिल हमने बताया था कि बास्तिल में कैसे भीड़ ने जो है, बास्तिल ने कैसे भीड़ में यहाँ पे, उधर बैठो उधर बैठो, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए ये बास्तिल है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं बास्तिल का किला। उसके बाद हम लोग बात करें तो मानव अधिकार का घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये मानव अधिकार का घोषणा पत्र जारी होता है। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने कहा कि थर्ड स्टेट वाले जो है वो निकल पड़ते हैं राजा के यहाँ से, लुई 16 के यहाँ से, और उन्होंने क्या किया कि मानव अधिकार का एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें क्या किया गया देखिए, तो क्रांतिकारियों ने मानव अधिकारों का जो है घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्या उल्लेख किया गया था, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं जीवन की स्वतंत्रता, अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं, ये बातें कही गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार क्या क्या दिए गए थे, तो स्वतंत्रता, संपत्ति एवं जीवन की स्वतंत्रता, अन्याय का प्रतिकार, ये 3 बातें कही गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्रोधित जनता ने फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी, हमने बता ही दिया। देखिए एग्जाम में ये और सवाल आता है कि फ्रांस के क्रांति के क्या नारे थे। सवाल ये भी दूसरी तरह से पलट के पूछ दिया जाता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को 3 बहुमूल्य सिद्धांत दिए, वो कौन कौन से थे, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। देखिए यही वाला वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में, मतलब कि जो हमारी प्रियम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है भारत के लोग जो स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, वो जो है उसमें भी आप देखेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुता वर्ड का यूज किया गया है। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलिए मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। चलिए आगे हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब 18वीं शताब्दी की हम लोग बात करें, उसके बाद की बात कर रहे हैं। अब हुआ ये क्या कि यूरोप में हम लोग बात करें, स्पेशली इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में क्या हुआ कि मशीनें बन गई, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई और उन्होंने क्या किया कि उनके पास विद्युत ऊर्जा भी आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखेंगे भाप इंजन भी जेम्स वाट ने बना दिया था। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। तो एक तरह से हम लोग बात करें मशीन का यूज होने लगा, इससे चीजें सस्ती होने लगी। तो वो उन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने कहा कि उनको बेचने के लिए उन्होंने खोजने लगे वो कि कहाँ बेचे कहाँ बेचे और रॉ मटेरियल कहाँ से ले। तो उन्होंने कॉलोनीज खोजी। ठीक है, जिसे उपनिवेश कहा जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका, भारत। ठीक है, तो उन्होंने उपनिवेश की खोजा, वहां के लोगों का शोषण किया और वहां की स्थिति जो है पूरा गंदी कर दी। और यहाँ पे और एक चीज भी कि इंडस्ट्री जब बनी तो एक सर्टेन एरिया में बनती थी। ठीक है, मतलब कल कारखाने ऐसा नहीं कि गांव गांव में बन गए, नहीं, एक एक जगह पे बनती थी। जैसे कलकत्ता वाला एरिया बहुत ज्यादा बना। उसके बाद हम लोग बात करें तो इंडिया में साउथ इंडिया, जैसे हम लोग बात करें गुजरात में सूरत जो है, वहां से कपड़े मिल की स्थापना हुई। तो इस तरह से उन एरिया में ज्यादा हुई। खासकर ये कोस्टल एरिया को चूज करते थे, मतलब जहाँ पे समुद्र का एरिया लगता था, क्योंकि वहां से जहाज में आराम से डाल के वो अपना विदेश ले जाए। ठीक है, तो इस तरह से होती थी। तो इस तरह से जो है लोग क्या करते थे कि उन्हीं गंदे गंदे, मतलब कि उन्हीं शहरों में जाके बसने लगे, तो लोगों की जो स्थिति है वो भी खराब होने लगी। तो हर स्थिति से वो खराब होने लगी। ठीक है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि यहाँ से लोग जो है सीखना स्टार्ट करते हैं
और क्रांति जो है वो एक अलग फेज में जाती है। लोग विरोध करना स्टार्ट करते हैं और चूंकि प्रिंटिंग प्रेस हमने बताया कि 1450 में आ चुकी थी, तो विचारधारा तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा तेजी से फैलती थी, तो विचार भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवे सिस्टम आ गया, तो उससे भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो उनकी विचारधारा आराम से फैलने लगी। तो इस तरह की चीज़ें हुई जिसके कारण औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, आप देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। यहाँ से एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में कहते हैं इसे हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, का मतलब है कि विश्व का कारखाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या हुए, तो परिणाम ऑलरेडी हमने बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, तो ये आप थ्योरी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 1607 से 1733 के बीच अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश बनाए, तो सही आंसर हो जाएगा 13, हमने बताया था। उसके बाद हम लोग बात करें खाली जगह को फ्रांस की राजक्रांति का जनक, तो हमने बोला था रूसो को। कारण क्या बताया था हमने, बताइएगा, कमेंट में आंसर करिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है कब कहाँ पे प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गई, पूरे पश्चिमी विश्व में। यूरोप पश्चिमी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये भारत, ये जैसे ये पूर्वी हो गया और पश्चिमी, पश्चिमी का मतलब है ज्यादातर फैली आपका यूरोप में, ठीक है। चलिए एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए यूरोप है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा समुद्र है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलिए स्तंभ ए और स्तंभ बी हमने आंसर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो किससे संबंधित थे, तो उपनिवेशी की सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था, हमने बताया था 13 उपनिवेश थे और उनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद थॉमस जेफरसन, उन्होंने उपनिवेशों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। उसके बाद हम लोग बात करें तो सत्ता विभाजन का सिद्धांत, ये मोंटेस्क्यू ने दिया था। उसके बाद फ्रांस की राजक्रांति का जनक रूसो को कहा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।